बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने साउंड का टॉपिक शुरू किया हुआ है। तो साउंड में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा कि एक तो साउंड किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है, दूसरा कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने इसका लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड, कि साउंड वेव जो होती हैं उनकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, उसकी जो मूवमेंट है वेव की, उसके पार्टिकल की, वो बैक एंड फोर्थ होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि इस साउंड की या आवाज़ की खसूसियात क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके लाउडनेस पर, कि इसकी लाउडनेस क्या चीज़ होती है। इसको आवाज़ की बुलंदी भी कहा जाता है। तो इसकी पहली करैक्टरिस्टिक्स है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं आप। अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें कि लाउडनेस इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, कि ये आवाज़ की वो खूबी है, वो खसूसियत है कि जिसमें हम भारी और मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है लाउडनेस का, यानी कि लाउड से मुराद बुलंद आवाज़ और फेंट से मुराद है मध्यम आवाज़, यानी कि बुलंद और मध्यम आवाज़ के दरमियान जो फ़र्क किया जाता है हम उसको नाम देते हैं साउंड का, लाउडनेस का। अब लाउडनेस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो तीन फैक्टर हैं जी इसके। अगर लाउडनेस को चेक करना हो तो सबसे पहले आपने इन तीन फैक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा है कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और तीसरा जो इसका फैक्टर बनता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि ये तीन इसके फैक्टर हैं। लाउडनेस के ये तीन फैक्टर हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि इन तीन फैक्टर्स को देखते हुए हम लाउडनेस को मज़ीद समझ सकते हैं। अब बारी बारी हम इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि साउंड की जो लाउडनेस है वो उसके एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड करती है, कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के क्या मतलब हुआ इसका। सबसे पहले तो हमें समझ आनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। लास्ट टॉपिक में हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था कि किसी भी वेव का या कोई भी डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जहाँ से बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है वहाँ से लेकर उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम पोजीशन है या मैक्सिमम जो फासला होगा, हम उसको नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। अब के वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या मतलब कि आप किसी भी बॉडी का अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो उसकी लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ एल से मुराद ये लाउडनेस हो जाएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A²। ए से मुराद एरिया नहीं बल्कि एम्पलीट्यूड होगा, मतलब जितना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उतना ही इसकी लाउडनेस भी बढ़ेगी। अब हम इसको ज़रा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ बैंड पर ऐसा से मारते हैं तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो भी उतना ही कम होती है। अगर आप ट्यूनिंग फोर्क को फोर्सफुली मारते हैं, शिद्दत के साथ मारते हैं, तो उतना ही उसके अंदर जो लाउडनेस होगी वो उतना ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ में हम देख सकते हैं ये हमारे पास XY ग्राफ है। यहाँ पर हम दोनों बॉडीज़ का एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। फ़र्ज़ करें
ये लाउड साउंड है, लाउड साउंड, यानी कि इसके ग्राफ से हम देख सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर आएंगे, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, वेव बड़ी बन रही है, इस वजह से आवाज़ लाउड होगी क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जबकि इस हिस्से पर आते हैं, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा सा है, वेव इसकी छोटी बन रही है, इस वजह से इसकी जो लाउडनेस है वो उतना ही कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यहाँ से बीट करता हूँ, मतलब इसका डिस्टेंस कम है, एम्पलीट्यूड कम है, आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा के फिर मारता हूँ, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ, इस वजह से इसकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। तो इन दो एग्जांपल से हमने समझा कि वाकई ऐसा ही है कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ती है, एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आते हैं इसके दूसरे फैक्टर पर कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में भी क्या होगा कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होगी। यानी कि आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मिसाल के तौर पर अब एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, छोटा सा है, हल्का सा, इसका एरिया कम है। अगर मैं इसके ऊपर बीट करता हूँ तो इसके अंदर आवाज़ कम होगी, इसकी लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी। जबकि हमारे सामने ये बहुत बड़ा वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं बीट करता हूँ तो यहाँ पर आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा होगी। क्या मतलब हुआ कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही लाउडनेस ज़्यादा होगी, जितना एरिया छोटा होगा उतना ही इसके अंदर जो लाउडनेस है उतना ही कम होगी। मिसाल के तौर पर एक छोटी ढोलकी होती है, उसका एरिया कम होता है, उसमें आवाज़ कम प्रोड्यूस होती है। जबकि उसके मुकाबले में बड़ा ढोल होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी जो लाउडनेस है उतना ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक बॉय है जो एक छोटे ढोल को बीट कर रहा है, तो इसका एरिया क्योंकि कम है इसमें लाउडनेस कम होगी। जबकि दूसरी साइड पर एक बड़ा ड्रम रखा हुआ है। अब देखिए इसका एरिया कम है तो इसके अंदर वाइब्रेशन उतना कम होगी, लाउडनेस भी उतना ही कम होगी। जबकि दूसरी साइड पर आपने एक बड़ा ढोल रखा हुआ है जिसका आप देख रहे हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसकी जो लाउडनेस होगी उतना ही ज़्यादा होगी। तो इससे भी साबित हुआ कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही लाउडनेस ज़्यादा, जितना इसका एरिया कम होगा उतना ही लाउडनेस भी कम होगी। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ से जो डिस्टेंस है, फासला है, वो भी डिपेंड करता है। अब आप कह सकते हैं कि साउंड की जो लाउडनेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि लाउडनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या मतलब कि जितना ज़्यादा फासला बढ़ाएंगे उतना ही लाउडनेस कम होगी, और इसी तरीके से जितना डिस्टेंस कम करेंगे लाउडनेस उतना बढ़ जाएगी। रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उलट हो जाएंगे कि आप वाइब्रेटिंग बॉडी या साउंड से जितना दूर होंगे उतना आपको कम सुनाई देगी, जितना आप करीब आते हैं उतना ही इसकी जो लाउडनेस है वो बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक हमारे पास कोई चीज़ है, ड्रम बीट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये ड्रम है और इसके साथ ही बॉय है। यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो इसको आवाज़ सही सुनाई दे रही है। जबकि ड्रम यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ड्रम है और यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है जी, इसको सुन रहा है।
अब देखिए इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसको आवाज़ कम सुनाई देगी, जबकि ये इसके करीब है। इस सूरत में डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर, फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर के कान की जो फिज़िकल कंडीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या मतलब हुआ इसका फिज़िकल कंडीशन से कि अगर कान सेंसिटिव हैं, हसास हैं, तो उसके अंदर लाउडनेस उतना ज़्यादा होगी। अगर कान जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनके अंदर कोई ख़राबी है, तो उसके अंदर लाउडनेस उतना कम होगी। या हम कह सकते हैं जो एडल्ट मैन होते हैं, नौजवान लोग होते हैं, उनकी समात जो होती है वो अच्छी होती है, जबकि जो एजड लोग होते हैं उनकी कान की समात जो होती है उतना कम होती है। तो साफ ज़ाहिर है ये फिज़िकल कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा कि अगर अच्छा और सेहतमंद कान है तो उसके अंदर लाउडनेस उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर डिफेक्टिव ईयर है तो उसके अंदर लाउडनेस उतना ही कम प्रोड्यूस होगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था लाउडनेस के बारे में। हमने देखा कि लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, एरिया पर और डिस्टेंस पर। आई होप आज का लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।